नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। मतलब जब ये रिपोर्ट की थोड़ी सी झलकी हमने पढ़ी दिलीप खेड़कर की, तो आप ही समझिए कि जमीन पैरों के नीचे से खसक रही थी। जमीन इसलिए खसक रही थी कि एक व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट की नौकरी करता है, हम सब जानते हैं लिमिटेड सैलरी मिलती है, उस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है? मामला खुला भी कैसे? हम सब जान रहे हैं कि पूजा खेड़कर के मामले में जो उनका ईगो कह लीजिए या सुरक्षा की भावना कह लीजिए या अलग से ऑफिस और अच्छा बढ़िया वातावरण और बढ़िया सब कुछ हो, इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में जाकर, और जबकि वो ट्रेनिंग प्रोबेशन पर हैं, ट्रेनिंग पर हैं, अपने ऑफिस में जाकर सब कुछ किया। उसके बाद उनके खिलाफ केस खुल गया, और केस खुल गया पहले तो डिसेबिलिटी का, फिर केस खुल गया कि चेंज होने का, फिर एमबीबीएस के दौरान वो नोमैडिक सोसाइटी का केस खुल गया। दिलीप खेड़कर साहब रिटायर होते हैं एमपीसीबी के डायरेक्टर के पद से, यानी कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और 2020 में रिटायर हुए। 4 साल ही रिटायर हुए हैं, बहुत बड़ा समय नहीं हुआ। दिलीप खेड़कर साहब ने एक चुनाव भी 2024 का इस बार लड़ा था, और चुनाव में एफिडेविट पर संपत्ति भी घोषित की थी। एक वक्त जब ये मामले खुले तो पिछले हफ्ते एक वकील साहब, मैं तो उनको सैल्यूट इसलिए करता हूं, देखिए केस का जो भी हो वो जस्टिफाई खेड़कर साहब कर पाए ना कर पाए कि भाई मेरे पास ये संपत्ति का सोर्स क्या है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक वकील साहब तानाजी गंभीर या गंभीरे, मैं महाराष्ट्र के नाम वैसे नहीं जानता, तानाजी कह लीजिए, तो तानाजी ने 2050 पेज 2050 पेजेस के एविडेंसेस इकट्ठे किए। उनकी पूरी नौकरी के दौरान उनके पेपर्स इस बात के इकट्ठे किए कि उनके पास क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टियों का हाल क्या है। उनके खिलाफ ये क्लेम किया गया कि इतनी सारी कंपनियां उन्होंने एक साथ, मतलब सिविल सर्वेंट से एक व्यक्ति रिटायर होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर होता है, और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एरिया का डायरेक्टर, आप सोचिए, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्टर। अब नो डाउट पोल्यूशन कंट्रोल को, फैक्ट्रीज को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल का विशेष कंसर्न रहता है, और पोल्यूशन कंट्रोल के मामले में हम जिसने भी डील किया होगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले मस्जिदों पे नहीं जाते, मस्जिदों से नहीं कहते कि आपका जो इस पोल्यूशन को लेकर, नॉइस पोल्यूशन को लेकर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक आज से 20 साल पुराना जजमेंट है, कोई नहीं बताता। मस्जिदों में जाकर अजानों पर काम करें, दूसरे एरियो में काम करें, जहां लाउड स्पीकर लगते हैं वहां काम करें, जहां बैंड बाजा बज रहा है वहां काम करें, रात की शादियां हो रही हैं, क्लब्स बज रहे हैं, पब्स बज रहे हैं, वहां जाकर वो क्लेम करें, या वहां पोल्यूशन का, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर बात करें कि भाई नॉइस पोल्यूशन है और इस पर ये चालान है और ये इसको हम चेक करें, वहां नहीं जाते। और जाते भी होंगे तो क्या माड़वाली होती है पता नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के पास जरूर जाते हैं, क्योंकि सबसे कमजोर हृदय अगर किसी का होता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है। उसको लगता है कि एक उलझन फंसेगी, और ये उलझन फंसने के बाद मेरे सामने समस्याएं आने वाली हैं, और मेरे सामने जो समस्याएं आने वाली हैं वो खाली पीली का ताला लग जाएगा, फिर हम कोर्ट से खुलवाते घूमेंगे लंबे समय तक, इस पे चर्चा करेंगे, बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। इसलिए एक काम करते हैं, अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्शन रिमूवल के लिए हम कुछ उनकी सेवा कर लेते हैं। अब उनकी सेवा तो हम सब जानते हैं। खेड़कर साहब के विषय में इसमें यह कहा गया कि जब वो औरंगाबाद एमपीसीबी में थे तो बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने पोल्यूशन वायलेशन के नोटिस जारी किए थे, और वो नोटिस जारी करने के बाद उनको क्लीन चिट दिया गया था। ऐसा क्लेम किया गया है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए का इसमें खेल किया था। एसीबी के पास जो डॉक्यूमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो नोटिस, जो कंप्लेंट वकील साहब ने करी है, तानाजी साहब ने, उन्होंने इसमें उनकी प्रॉपर्टियों की डिटेल दी है, उनकी कारों की डिटेल दी है, और कार तो हम जान ही रहे हैं कि ऑडी का मामला था, कारों की डिटेल दी है, और इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट, इनका कहना है कि लैंड परचेज डील, इंडेक्स 2 के पेपर, कंपनियों के पेपर, वाहनों के पेपर, सारी डिटेल सबमिट की है और बताया है। हालांकि 40 करोड़ रुपए की संपत्ति
एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्टर या मैं कहूं सिविल सर्वेंट, चाहे किसी पोस्ट का हो, जो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार भी हो सकता है, लेकिन जितनी सैलरी मिलती होगी, जितना उनके पास संपत्ति है, उस संपत्ति के प्रोपोर्शन में ही तो संपत्ति होनी चाहिए। जितनी सैलरी है उसके प्रोपोर्शन में ही तो संपत्ति होनी चाहिए। इस पर हम सब जानते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, और आय से अधिक संपत्ति का जो मामला बनेगा, तो अभी तो करप्शन का मामला अगर उसमें खुलेगा तो सीबीआई भी आ सकती है, और ज्यादा अगर खुलेगा या फिर एसीबी भी कर सकती है। और अगर इसमें किसी दूसरे तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनेगा कि गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बनाई गई है या पैसे कटा, तो भी ईडी भी घुसेगी। आप सोचिए कि इस विषय पर जो कंप्लेंट दाखिल की गई है उसमें क्लेम किया गया है कि वो और उनके रिलेटिव्स की कंपनियां पूजा टायर्स, पूजा ऑटोमोबाइल्स, थर्मोवर्टिका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, डिलीजेंस शुगर एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, डिलीजेंस इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, डिलीजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डिलीजेंस रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड, डिलीजेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसके लिए इकेलेट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनियों की डिटेल, प्रॉपर्टियों की डिटेल। और इसमें बताया गया है कि इन्होंने ये जो पैसा इन कंपनियों का है या जो पैसा इनके पास धन है वो कैसे है। 2024 का चुनाव भी श्रीमान जी लड़े थे, और 2024 के चुनाव के समय पर उन्होंने अपनी आय डिक्लेयर भी की थी। ये जो तानाजी क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम 50 करोड़ रुपया जब वो वहां पर पोस्टेड थे तो वहां पर ऐसे करके गलत तरीके से अर्जित किया गया है, ऐसी संभावना बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने जब 2024 का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपनी एनुअल इनकम 43 लाख रुपया, मतलब आज की तारीख में 2024 में 43 लाख रुपया साल की इनकम डिक्लेयर की थी, और 40 करोड़ रुपया एस्टीमेट वेल्थ अपनी बताई थी कि मेरे पास 40 करोड़ रुपया है। आप सोच लीजिए कि एक सिविल सर्वेंट रिटायर होने के बाद 40 करोड़ रुपए की वेल्थ बना सकता है। या तो पैतृक प्रॉपर्टी होगी, मैं मानकर चलता हूं कि पैतृक प्रॉपर्टी होगी, पिता से मिली होगी, और वो प्रॉपर्टी भी नंबर 1 की होगी, वही 40 करोड़ की है। 43 लाख रुपया साल की आमदनी जो व्यक्ति डिक्लेयर कर रहा है, तो लगभग 3.5 लाख रुपया का डिक्लेरेशन हो रहा है कि भाई 3.5 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया हम महीने में कमाते हैं। और अगर सैलरी जिस समय वो रिटायर हुए होंगे, सैलरी भी 2-2.5 लाख रुपए मिलती होगी। आप सोच लीजिए कि क्या कोई व्यक्ति अगर ये 40 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया पीछे से पारिवारिक न आया हुआ, और जैसा एसीबी के पास कंप्लेंट दी गई है कि भाई ये सब बाद में बनाया गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि पूजा खेड़कर के इस तरह फंसना और पिता को भी इस तरह के चक्कर में फंसना कितना बड़ा पंगा हो गया है, और इसका कितना बड़ा एडवर्स प्रभाव होने वाला है। यह भी है कि एसीबी पुणे के अधिकारियों ने से जब पूछा गया, जिनके पास एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, जब एंटी करप्शन ब्यूरो से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हमने कंप्लेंट ली है, और कंप्लेंट लेने के बाद उसको आला अधिकारियों को, सीनियर ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर दी है। वहां से जो इंस्ट्रक्शन आएंगे, वहां से जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसके अनुसार हम कार्रवाई आगे शुरू कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अब भाई सीनियर ऑफिसर्स, वो भी तो एसीबी के अधिकारी हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, और क्या दिलीप खेड़कर और सीनियर अधिकारियों के बीच में क्या खिचड़ी पकेगी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन इसको पब्लिसाइज करना, इसको देश को बताना, ये हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट छापी है और बताया है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ताकि देश में लोग ये जान सकें और एसीबी भी कहीं सेटलमेंट के मूड में ना आ जाए या सेटलमेंट ना कर सके, ऐसा विचार करते हुए, कि एसीबी उस पर सेटलमेंट ना कर सके, ऐसा विचार करते हुए मुझे लगता है कि ये विषय सबके सामने जाना चाहिए। देश में अगर इसका खुलासा सही से हो जाता है तो पब्लिक का दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है, एसीबी के ऊपर भी दबाव होगा, एसीबी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करेगी। आगे क्या क्या होगा वो तो तानाजी, जो एडवोकेट तानाजी जो हैं, उन्होंने निकाल के रखा ही है, और वो मुझे लगता है कि उसको फॉलोअप कर ही रहे होंगे, क्योंकि 2050 पेज के एविडेंसेस डॉक्यूमेंट ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि अगर प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट भाई 20 पेज 25 पेज की एक प्रॉपर्टी 15 पेज की 10 पेज की लिखी जाती है।
कितनी प्रॉपर्टियां होंगी, कितना बड़ा खेल है। हाँ, ये हो सकता है कि इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये हों, इसके पेज बड़े हों। फिर भी सर 2050 पेज इतनी बड़ी संख्या होती है, इतने पेजेस होते हैं कि अब इनके विषय में सोच पाना या इससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल काम है। पूरे परिवार के ऊपर भगवत कृपा से संकट आना था, ऊपर वाले ने तय किया था, इसलिए पूजा खेड़कर का मामला सामने खुलकर आ गया और ये सब चल गया। मेरा एक आग्रह सरकार से ये रहता है, या मैं आग्रह सरकार से करता हूं कि भाई कोई भी सिविल सर्वेंट रिटायर हो, उसको इनकरेज करने के लिए उसकी पेंशन बनाने से पहले उसकी और उसके परिवार की सारी संपत्तियां और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, और उस रिकॉर्ड में अगर ये पाया जाए कि भाई ये आय से अधिक संपत्ति पूरे परिवार की नहीं है, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो इन्वेस्टमेंट किया गया, बच्चों की जो प्रॉपर्टियां बढ़ी, वो चाहे भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, उसको एफिडेविट पर लगाना पड़ेगा कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और परिवार के लोगों की प्रॉपर्टी सब मिलाकर ये है। बच्चों का इंडिपेंडेंट काम शुरू हुआ तो ऐसे शुरू हुआ, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट था और उसकी ग्रोथ। और फिर उसके लिए एक कमेटी, हर एक सिविल सर्वेंट के लिए एक कमेटी, और वो कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट लगाए, उसका क्लियरेंस दे, वो क्लियरेंस सार्वजनिक किया जाए कि भाई ये इन्होंने बनाया, ये इसके बाद हुआ। उसके बाद उनको प्रशस्ति पत्र दिए जाएं कि भाई कितने ईमानदार व्यक्ति हैं थे, या किस प्रकार के ईमानदार व्यक्ति हैं। ये सब कुछ मुझे लगता है कि देश में जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता को बहुत सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।